एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मान के चलो, 2 भी आ सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैंने चालू किया था दैट वाज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास सीईटी जेई नीट तीनों के लिए यूजफुल है, तीनों में आता है। सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया था, इसमें काफी सारी फॉर्मुलास मैंने बताई थी। आई होप यू आर मेकिंग अ नोटबुक, एक अच्छा नोटबुक आप बना रहे हो, उसमें ये सब फॉर्मुलास नोट करके रखो। ठीक है, एवरीडे जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, सब इंपॉर्टेंट है। जो यूजलेस इंफॉर्मेशन है, जो नहीं आती है, वो मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। वो एक साथ रहेगी ना आपकी नोटबुक में, तो ही आपको कुछ बेनिफिट होगा उसका, बाद में रिवाइज करेंगे। प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, ऐसे रफ नोटबुक पे लिख दिया, वो नोटबुक पता नहीं कहाँ चली गई, ऐसा मत करो। कीप वन स्टैंडर्ड फिजिक्स नोटबुक, जिसमें सब फिजिक्स वाला होना चाहिए एक चीज। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर, पहले मैंने आपको लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कराया कि सेंटर ऑफ मास को कैसे लोकेट करते हैं अलग अलग बॉडीज में। देन वी स्टार्टेड विद अ टॉपिक मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसमें देखो हमने एक फॉर्मूला ये बनाई, ये पहले एक फॉर्मूला याद रखो, m1 plus m2 d of xcm is equal to m1 dx1 plus m2 dx2। किसी को याद है ये जो फॉर्मूला है, इसमें ये dx क्या होता है? एनीबॉडी? मैंने बताई थी ये फॉर्मूला लास्ट टाइम। व्हाट इज dx हियर? सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। यस, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। dx1 जो है इट्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, dx2 जो है इट्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो इन शॉर्ट हमको बोलना चाहिए कि यहाँ पे जो dx है इट इज इन जनरल डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला भूलना मत स्टूडेंट, आज इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, डोंट फॉरगेट। उसके बाद एक फॉर्मूला और बनी थी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की, देखो आपके पास होगी लास्ट में, m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार डिवाइड बाय m1 प्लस m2, राइट। ठीक है, हाँ, तो इस फॉर्मूला पे मैं अभी थोड़ा इसको और डिस्कस कर लेता हूँ। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो ये न्यूमरेटर है, रिमेंबर व्हाट इज दिस न्यूमरेटर? इट इज अ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ना, ऐसा कुछ था मैंने बताया था। m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2, इसको क्या बोलेंगे? इट्स अ टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम डिवाइड बाय ये क्या है, m1 प्लस m2, इट्स अ टोटल मास of the system equal to velocity of center of mass। बराबर, यहां तक मुझे याद है कराया था, राइट। ठीक है, चलो आज इससे मैं आगे जा रहा हूँ स्टूडेंट। अभी एक बात बताओ स्टूडेंट, आपने वो सुना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सुना होगा। उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है सिस्टम के ऊपर वो जीरो है, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो, तो सिस्टम का क्या कॉन्जर्व रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है याद है? यस, लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। आकांक्षा, यू आर करेक्ट। p is a linear momentum of the system remains conserved or remains constant। ये है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। if external force on any system is zero, the linear momentum of that system remain constant। I think this is law of conservation of linear momentum, याद है? तो ये लॉ देखो, अगर मैं अपने सिस्टम पे लगाऊं, सपोज हमारा सिस्टम कौन सा है? अवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल्स m1 m2, है ना, ये m1 m2। तो हमारा सिस्टम के ये दो पार्टिकल्स ले रहा हूं मैं, पार्टिकल दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन आवर सिस्टम इज जीरो, मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। ये मोमेंटम है ना, ये कांस्टेंट रहेगा। मास ऑफ द सिस्टम भी कांस्टेंट होता है, मास थोड़ी चेंज होगा सिस्टम का। थिंक मास ऑफ सिस्टम अगर कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम p जो है ये रिमेन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट आएगी ना, बराबर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता चलेगी यहाँ से, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी सिस्टम इज जीरो, तो उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। ठीक है,
अब इसमें इफ सपोज इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास है ना, इनिशियली मतलब फोर्स लगने से पहले, फोर्स लगने से पहले इनिशियली सपोज इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है इनिशियली, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस लगने लगे, सपोज सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्सेस लगने लगे। इंटरनल फोर्सेस मतलब जो सिस्टम का एक पार्टिकल सिस्टम के दूसरे पार्टिकल पे लगाएगा, इंटरनल मैटर। थिंक इंटरनल फोर्सेस एग्जिस्ट बट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो याद है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है ना, तो वो 0 ही रहेगी ना, ठीक है। याद रखो, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट का रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब अगर वेलोसिटी 0 है तो वो 0 ही रहेगी आगे भी। कांस्टेंट मतलब 0 भी हो सकती है ना, तो वेलोसिटी 0 है तो 0 ही रहेगी। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना जो लिखा है मैंने। सो इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। सो इफ वेलोसिटी 0, इट विल रिमेन फर्दर 0 ओनली, 0 ही रहेगी, ठीक है। कुछ न्यू पॉइंट लग रहा है तो नोट कर लो इसमें, ठीक है। क्लियर? इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर? हाँ, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक प्रॉपर एग्जांपल जिससे आपको थोड़ा क्लियरिटी आएगी। लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस। ये जो मैंने अभी चीज बताई ना, उसका एग्जांपल। सी स्टूडेंट, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन किया है इसमें 11th स्टैंडर्ड में, यू नो अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ये देखो, सब यहाँ से मैंने कोई प्रोजेक्टाइल फेंका, सबको मालूम है वो पैराबोला पाथ फॉलो करते हुए वैसे गिरता है, राइट? पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होती है ना उसकी। अब सुनो, सपोज मैंने यहाँ से ना एक बॉम्ब को फेंक दिया, बॉम्ब को, मतलब बॉम्ब इज लाइक अ प्रोजेक्टाइल, ऐसे फेंक दिया बॉम्ब को, तो बॉम्ब ऊपर उड़ेगा उड़ेगा, ठीक है, ठीक है। कहीं पे बीच में आने पे क्या हुआ, सपोज बॉम्ब यहाँ पे पहुंचा ना, यहाँ पर आके बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, बॉम्ब एक्सप्लोड मतलब हवा में ही एक्सप्लोड हो गया। तो एनीबडी, अगर बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो उसके अलग अलग पार्ट्स बन जाएंगे ना, लेट्स से 3-4 पार्ट्स बन गए ऐसे, ठीक है। एक पार्ट इधर उड़ा, एक पार्ट इधर उड़ गया, एक इधर उड़ा, एक इधर उड़ा, ऐसे, ठीक। तो ऐसे बॉम्ब के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे ना। डू यू फील कि जो ये बॉम्ब के पार्ट्स हैं वो पैराबोला फॉलो करेंगे कि वो रैंडम पाथ में जा सकते हैं? आर दे, डू यू फील दे वो सेम पैराबोला को कंप्लीट करेंगे? नहीं, नहीं, चांसेस। दे विल गो इन डिफरेंट पाथ। बराबर है, जो पार्टिकल्स है ना, बॉम्ब के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग पाथ्स में जाएंगे, लेकिन इस बॉम्ब का जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास है, वो इस पैराबोला पाथ को ही कंटिन्यू करेगा और अपनी फाइनल पॉइंट यहाँ पे जाके पहुंचेगा। मतलब द सेंटर ऑफ मास जो है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉम्ब, बॉम्ब के फटने से पहले बॉम्ब एक ही पार्टिकल था ना, बॉम्ब एक ही ऑब्जेक्ट था, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास था, सेंटर ऑफ मास ऑफ द ओरिजिनल बॉम्ब, वो है ना, वो पैराबोला पाथ को ही फॉलो करता है और वो अपना जर्नी कंप्लीट कर लेता है, जो उसको करनी चाहिए थी वही जर्नी कंप्लीट करता है वो। मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ वहां भटकता नहीं है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से ही जाता है और जाके पहुंचता है। कुछ लोगों को डाउट आएगा ऐसे कैसे, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। एक बात बताओ स्टूडेंट, आपने बॉम्ब को फेंका, बॉम्ब ने अपना पैराबोला पाथ, सपोज बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होता, सपोज बॉम्ब डज नॉट एक्सप्लोड, तो वो अपना पैराबोला फिनिश करता, उसके साथ साथ उसका सेंटर ऑफ मास भी साथ साथ में चलता, एंड सेंटर ऑफ मास विल आल्सो फिनिश पैराबोला, ठीक है। जब ये ऐसे जाते, जब बॉम्ब अपना पैराबोला पाथ फॉलो करता, तो उसके ऊपर खाली एक फोर्स लगता, ग्रेविटी, राइट। लेकिन जब ये बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, जब एक्सप्लोड होता है ना, तो सपोज बॉम्ब के जो 4 पार्ट्स बन गए, वो 4 पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर इंटरनल फोर्स लगाते हैं। व्हेन बॉम्ब एक्सप्लोड ना, the parts goes the different parts goes away from each other, it's because of the internal forces. एक्सप्लोजन एक इंटरनल मैटर है, इंटरनल फोर्सेस है, तो जो एक्सप्लोड होता है इंटरनल फोर्सेस एक्ट होते हैं, इंटरनल फोर्सेस की वजह से पार्ट्स आर मूविंग इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन आपको याद होगा
इंटरनल फोर्स लग रहा है मतलब एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है ना कोई नया वाला, क्योंकि कोई नया एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्सेस हैं ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नया वाला नहीं है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास कोई नया पाथ फॉलो नहीं करता है, वो अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो करते रहता है एंड फिनिश पैराबोला। रिमेंबर, even though bomb explode, center of mass will follow the parabolic path only, it will not change its path। ठीक है, एक्सप्लोड नहीं होता तो जो वो पाथ फॉलो करता, एक्सप्लोड होने पे भी वो वही पाथ फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लोजन इज द इंटरनल फोर्सेस, एक्सप्लोजन में कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगते हैं, इट्स इंटरनल। ठीक है, एक आपने ये एग्जांपल दिया मैंने, चलो एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, सपोज ये लकड़ी का एक पीस है, इट्स अ पीस ऑफ वुड। लकड़ी के एक हॉरिजॉन्टल पीस को वी कैन आल्सो कॉल एज प्लैंक। प्लैंक की स्पेलिंग देख लो ना, सी मत डाल देना, वो प्लैंक कांस्टेंट बन जाएगा फिर। ठीक है, प्लैंक, ये लकड़ी का एक पीस है, इसके ऊपर आदमी खड़ा है ऐसे। ठीक है, नीचे सपोज फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्रिक्शन। ठीक है, इट्स अ फ्रिक्शनलेस। ठीक है, मतलब ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है, तो ग्राउंड के ऊपर प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर आदमी खड़ा है। अब अगर आदमी ने वॉक करना शुरू किया, इफ द पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग ऑन दिस, तो पर्सन सपोज वॉक करके राइट साइड जा रहा है। टेल मी, ये जो पर्सन है जब वॉक करके राइट साइड जाएगा, डू यू फील व्हाइल वॉकिंग वो प्लैंक के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा क्या व्हाइल वॉकिंग? हाँ हाँ जब आप वॉक करते हो ना बेटा, जब आप वॉक करते हो तो आप रोड के ऊपर फोर्स लगाते हो, बैकवर्ड फोर्स लगाते हो रोड के ऊपर। सिंस यू अप्लाई बैकवर्ड फोर्स ऑन द रोड while walking, that's why road will apply forward force on you, every action has a reaction ना, उसकी वजह से आप चल पाते हो। तो ये वॉक करने के टाइम पे प्लैंक पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये देखो, ये प्लैंक और ये मैन। हाँ, मैन किस पे फोर्स लगाएगा? प्लैंक के ऊपर। प्लैंक उसको रिएक्शन देता है, प्लैंक भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये देखो, ये देखो, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, उसी की वजह से क्या होगा, मैन राइट साइड वॉक करके जाएगा, प्लैंक थोड़ा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, प्लैंक विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, प्लैंक को रोकने के लिए फ्रिक्शन भी नहीं है, नीचे ग्राउंड से फ्रिक्शन लेस है ना, तो होगा क्या, मैन विल वॉक टुवर्ड्स राइट, प्लैंक विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और उन्हीं फोर्सेस की वजह से मैन राइट साइड जाएगा, प्लैंक लेफ्ट साइड जाएगा। ये एक्शन रिएक्शन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बात, अगर मैं ये कर लूं कि मैन और प्लैंक मिलके एक सिस्टम है, मैन एंड द प्लैंक टुगेदर इज अ सिस्टम, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी रहेगा। लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ मास। ये किसका सेंटर ऑफ मास है? पूरे सिस्टम का, मैन और प्लैंक का। ठीक है, अब आपने बताया मुझे कि मैन जो है वो प्लैंक के ऊपर फोर्स मारेगा और जो प्लैंक है वो मैन के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये तो इंटरनल फोर्सेस हो गए ना सिस्टम के, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे दैट इज द इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आप बोलेंगे सर ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी होगा, नो डाउट, ग्रेविटी विल बी बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो कोई नेट फोर्स नहीं हुआ एक्सटर्नल। फ्रिक्शन हो सकता था लेकिन फ्रिक्शन लेस लिया है मैंने, तो देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, तो फाइनली भी वो रेस्ट पे रहेगा। रिमेंबर, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम डज नॉट मूव, वो रेस्ट पे और बाद में भी रेस्ट पे रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इट्स ओनली इंटरनल फोर्स। सो रिमेंबर, व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लैंक एंड यू आर वॉकिंग, प्लैंक विल आल्सो वॉक टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, बट सेंटर ऑफ मास विल नॉट वॉक, सेंटर ऑफ मास नहीं वॉक करेगा, वो रेस्ट का रेस्ट पे रहेगा। क्लियर विद दिस पॉइंट? सर, पर फर्स्ट केस में तो वो फोर्स लग रहा था ना, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बात बताओ, अगर बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं हुआ, बॉम्ब सपोज एक्सप्लोड ही नहीं हुआ, तो भी उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगेगा। हाँ सपोज बॉम्ब एक्सप्लोड, मैंने क्या बोला, बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, सपोज नहीं हो रहा है, आपने बॉम्ब को फेंक दिया और एक्सप्लोड नहीं हुआ वो, तो भी उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगेगा। तो उस ग्रेविटी फोर्स के प्रेजेंस में वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोला।
हाँ पैराबोला। एज्यूम करो ना कि एक्सप्लोजन हुआ ही नहीं, टेक अ वेरी सिंपल केस, एक्सप्लोजन हुआ ही नहीं, तो बॉम्ब आपने फेंक दिया, वो पैराबोला पाथ फॉलो करके गया, बॉम्ब का जो सेंटर ऑफ मास है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोला। पैराबोला। मतलब ग्रेविटी के प्रेजेंस में जो सेंटर ऑफ मास है वो पैराबोला फॉलो करता है, ठीक है। अब अगर एक्सप्लोड हो गया तो एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्सेस एक्ट होंगे, इंटरनल फोर्सेस एक्ट होंगे, उसके साथ साथ ग्रेविटी भी एक्ट होगा। इंटरनल फोर्सेस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सेंटर ऑफ मास को, इंटरनल फोर्सेस से कुछ नहीं होता है सेंटर ऑफ मास को, तो खाली एक्सटर्नल फोर्स बचा फिर से ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के प्रेजेंस में जब वो पहले आपने बोला पैराबोला फॉलो करेगा, तो अभी भी पैराबोला फॉलो करेगा सेंटर ऑफ मास, समझा? हाँ सर समझा। हाँ, खाली एक्सप्लोजन में एक चीज हो गई, एक्सप्लोजन की वजह से इंटरनल फोर्सेस विल बी डेवलप्ड बिटवीन पार्टिकल्स, उससे सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, internal forces does not affect center of mass, it is external forces which are responsible for changing the path of center of mass, ठीक है। सो आई होप ये दोनों एग्जांपल क्लियर हो गए, वेरी क्लियर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एक बात, आपने वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखा ऐसे, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, एवरीबॉडी नोज दिस फॉर्मूला। चलो एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, लेट्स टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv by dt कर देते हैं। एनीबॉडी, व्हाट इज dv by dt? एक्सेलरेशन। यस, वो मैं आपको खाली लिख के देता हूं, आई विल नॉट टेक डेरिवेटिव डायरेक्टली, आई विल राइट डाउन जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv by dt विल गिव यू एक्सेलरेशन ना। तो एक फॉर्मूला बनेगी सिंपल मैथमेटिक्स से, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, राइट? ठीक, ठीक है। अभी जो मैंने आपको वो पॉइंट बताई, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगते हैं तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहता है, जो पॉइंट बताई ना मैंने अभी, वो इस फॉर्मूला से भी आप प्रूफ कर सकते हो, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला से भी। ये देखो, ये m1 a1 दिख रहा है, m1 a1 इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, एंड m2 a2 दिख रहा है, इट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल। तो मतलब ये टोटल फोर्स हो गया एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, डिवाइड बाय मास ऑफ द सिस्टम विल गिव यू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिस्टम के ऊपर फोर्स ही नहीं लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो, ये देखो, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो आएगी ना। अगर एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी क्या हो जाती है? अगर एक्सेलरेशन ही जीरो है तो वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, तो इसका मतलब है जब फोर्स नहीं लगता है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ना। ये सबको मालूम है, अगर एक्सेलरेशन ही जीरो है तो वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। सो वेरी क्लियर विद दिस, दिस इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास अभी कंप्लीशन पे आ रहा है स्टूडेंट, इट्स अबाउट टू कंप्लीट, एक छोटा सा पॉइंट बाकी है बताने के लिए, उसके बाद थियरी खत्म हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन की फॉर्मूला नोट कर लो, एटलीस्ट नोट फॉर्मूला फॉर दिस एक्सेलरेशन। या ओके, सो कंप्लीटेड। बस एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बाकी है, लास्ट बट इंपॉर्टेंट टॉपिक, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। अब देखो ये क्या रहता है, लुक एट इट, इमेजिन दैट, इमेजिन करो कि सपोज ये एक डिस्क है, इट्स अ राउंड डिस्क, या स्फीयर भी ले सकते हैं, इट मे बी अ सॉलिड स्फीयर और अ डिस्क। चलो स्फीयर ही ले लेते हैं, चलो फॉर सिंपलिसिटी लेट्स टेक सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर है, ये ओ दिख रहा है, ओ इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्फीयर, ओ इसका सेंटर ऑफ मास है, ओके। और स्फीयर का रेडियस भी रहेगा,
ये देखो रेडियस, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है। अब इस स्फीयर मैंने क्या किया, इस स्फीयर में मैंने ये देखो, ये देखो, ये छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, ये छोटा सा पोर्शन भी स्फेरिकल फॉर्म में ही है, इस छोटे से पोर्शन को रिमूव कर दिया, मतलब इस पोर्शन को मैंने रिमूव किया, तो इसको मैं लिखता हूँ रिमूव्ड मास। जो मैंने रिमूव किया ना वो भी स्फीयर ही है, स्फीयर में से एक छोटा सा स्फीयर मैंने रिमूव कर दिया। तो एक बात बताइए, ये जो आपने छोटा सा पोर्शन रिमूव किया वो भी स्फीयर ही है, तो उसका भी तो रेडियस रहेगा ना, उसका रेडियस है स्मॉल आर, स्मॉल आर इज अ रेडियस ऑफ दिस रिमूव्ड पोर्शन, ठीक है। और तो होता है क्या, एक बात बताओ, क्योंकि आपने इसमें से थोड़ा सा पोर्शन रिमूव कर दिया, मतलब स्फीयर में से मास रिमूव कर दिया, तो क्या लगता है सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होना चाहिए कि उधर का उधर ही रहेगा जहां पे पहले था वो शिफ्ट होगा। शिफ्ट। देखो पहले क्या था, पहले हर जगह इक्वली मास था, एवरीवेयर इट वाज इक्वली मास। अब आपने एक साइड से मास कम कर दिया, तो आपको याद है अगर मासेस को चेंज किया तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो सकता है, सेंटर ऑफ मास थोड़ा हैवियर की तरफ शिफ्ट हो जाता है कि लाइटर पार्टिकल की तरफ, हैवी है। हैवियर ना। तो एक बात बताओ, अगर ये देखो, अगर मैं स्फीयर को दो पार्ट्स में अज्यूम करूं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, राइट और लेफ्ट में अज्यूम करूं, तो पहले राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल था, अभी देखो राइट साइड से आपने मास को निकाल दिया है, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्फीयर यू हैव रिमूव्ड मास, मतलब लेफ्ट साइड हैवी हो गया ना स्फीयर का, सेंटर ऑफ मास क्या लगता है, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा कि राइट साइड ही शिफ्ट होगा इन अकॉर्डिंग लेफ्ट, टू दिस डायग्राम? लेफ्ट के पास। लेफ्ट, यस, लेफ्ट। सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट लेफ्ट। अब पता है सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, देखो O1 पे, ठीक है, O1 दिख रहा है, O1 मैंने थोड़ा ज्यादा ही शिफ्ट कर दिया, मे बी थोड़ा कम शिफ्ट होगा लेकिन शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ O is the original center of mass and O1 is a new center of mass of the sphere। तो इसमें सेंटर ऑफ मास लेफ्ट शिफ्ट होगा, बराबर। ये जो शिफ्टिंग हुआ है ना, देखो इतना शिफ्ट हुआ है ना, शिफ्ट इज x, कितना शिफ्ट हुआ है x, शिफ्ट इज x। तो ये जो x है ना, दिख रहा है x, इस x की एक फॉर्मूला है, शिफ्ट की फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, उस फॉर्मूला से आपको शिफ्ट निकालने में आसानी हो जाएगी, और हर बार शिफ्ट ही पूछा जाता है, और कुछ नहीं पूछेंगे इसमें, दे विल आस्क यू शिफ्ट ओनली। तो शिफ्ट की एक फॉर्मूला मैं जो डायरेक्टली दे रहा हूँ, अब देख लो पहले फॉर्मूला। शिफ्ट की फॉर्मूला है स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इनटू डी। ये देखो, ठीक है। हाँ देखो, अभी इसमें जो जो टर्म्स है मैं समझा देता हूँ। स्मॉल आर दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था स्मॉल आर क्या है। स्मॉल आर इज अ रेडियस ऑफ दिस रिमूव्ड स्फीयर, जो आपने रिमूव किया ना उसका रेडियस है। कैपिटल आर दिख रहा है, कैपिटल आर इज अ रेडियस ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर, डायग्राम में दिख रहा है वो। बाकी बचे ये डी, डी क्या है, डी ये चीज है, देखो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द टू स्फीयर्स। ये जो बड़ा वाला स्फीयर है और जो छोटा वाला रिमूव्ड स्फीयर है, दोनों स्फीयर्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है डी। डी यहां पे लिखता हूं, डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स। एक बड़ा स्फीयर है और एक छोटा स्फीयर है जिसको आपने रिमूव किया, दोनों स्फीयर के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है, ये मैंने देखो आपको सॉलिड स्फीयर बताया, राइट। ऐसे ही डिस्क भी हो सकता है, सोचो एक बड़ी सी डिस्क है, बड़ी सी डिस्क में से मैंने छोटी सी डिस्क रिमूव कर दी, बड़ी डिस्क में छोटी डिस्क रिमूव कर दी, तो भी तो ऐसा होगा ना, डिस्क में भी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये डिस्क है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे खाली थोड़ा सा फर्क आएगा, शिफ्ट की फॉर्मूला ऐसी रहेगी, सिर्फ जहां जहां मैंने आर क्यूब लिखा है, क्यूब की जगह स्क्वायर आता है। इन प्लेस ऑफ आर क्यूब एवरीवेयर आर स्क्वायर विल बी देयर, जहां जहां क्यूब लिखा है वहां वहां स्क्वायर आएगा, ठीक है।
इस फॉर्मूला में जहां जहां पे आपको 3 दिख रहा है 3 की जगह 2 आएगा। That's it. तो आपको चाहिए तो वो लिख लो। इन केस ऑफ डिस्क, डिस्क के केस में ये फॉर्मूला फिर से लिखो, शिफ्ट की फॉर्मूला सेम, खाली क्यूब की जगह स्क्वायर लिख दो इफ इट इज डिस्क। ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, आप खुद लिखो प्लीज। क्लियर? डन विथ इट? यस सर। अब किस आप में से डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे सर इस फॉर्मूला का प्रूफ क्या है वगैरह। प्रूफ चाहिए तो मैं कुछ हल निकालूंगा उसको देने का, अगर नहीं चाहिए तो फिर ओके, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल आ जाएंगे करने। ठीक है, हाँ डिसाइड करो, बाद में बताओ भले मुझे प्रूफ चाहिए कि नहीं इस चीज का। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास, जब आपने कुछ पोर्शन रिमूव किया है इसमें से। वेरी क्लियर? इसके साथ देखो आपका ये टॉपिक ही खत्म हो गया, सेंटर ऑफ मास, इट्स ओवर। ठीक है, प्रूफ का क्या करना है वो सोच के अभी बता दो मुझे। इसका चाहिए कि चलेगा, इस फॉर्मूला याद रख लेंगे। इतना मैं गारंटी देता हूं कि प्रूफ, इतना मैं बोल सकता हूं कि इसका प्रूफ मतलब अगर स्फीयर ही आ गया, लेट्स से इफ स्फीयर ओनली कम्स, तो आप इससे आप सॉल्व कर लोगे आंसर, आपकी मार्क्स सेव्ड है। ठीक है, लेकिन हाँ मेथड अगर किसी को जानना है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करें कि चाहिए प्रूफ। ठीक है, हाँ सो काम करो ना स्टूडेंट, मैं व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम ओवर हियर, इधर मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इधर टाइम ऑलरेडी 1 घंटा ही मिलता है मुश्किल से, तो आई एम नॉट वेस्टिंग हियर टाइम। ठीक है, मैं वीडियो बना देता हूँ, वीडियो बना के एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो में कमलेश सर या मैडम को भेज देता हूँ, शी विल पोस्ट ऑन द यूट्यूब चैनल, जो आपका हमारा जीनियस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उस पर मैडम पोस्ट कर देंगी, वहां पे जाके देख लो यूट्यूब पे, तो जिनको चाहिए ऑप्शनल होगा ना फिर तो। ठीक है, सो आई विल पुट इट ऑन द यूट्यूब, जो आपके जीनियस एकेडमी का चैनल है उस पर डाल देंगे। ठीक है, मैडम को मैं आज ही भेज दूंगा, आज या मैक्सिमम कल तक। ठीक है, मैडम आपको पोस्ट कर देंगी, नहीं तो आप मैडम को आप रिमाइंड कर देना प्लीज। मैं मैडम को दे दूंगा, और हाँ जिनको मालूम है अपने चैनल पे भी डाल दूंगा। तो आपकी मर्जी, आपको जहाँ से देखना है देख सकते हो, नहीं देखना है तो भी चलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे तो कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, आई विल पुट ऑन बोथ चैनल्स। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो दिस वाज सेंटर ऑफ मास। अब देखो, बिफोर आई गो टू नेक्स्ट टॉपिक, थियरी काफी हो चुका है, लेट्स ट्राई 1 और 2 एग्जांपल्स ऑन सेंटर ऑफ मास। कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं। ठीक, लेट्स ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Shall we begin? हाँ, लिखो, a man is standing on horizontal plank. A man is standing on the horizontal plank. याद है ये man standing on the plank? या आगे लिखो, a man is standing on the horizontal plank of length 6 meter, and mass 50 kg, and mass 50 kg. Okay, full stop. The mass of the men is 40 kg. The mass of the men is 40 kg, and he is standing on the one end of the plank. The mass of the man is 40 kg and he is standing on the one end of the plank. Okay, full stop.
if he walks towards the other end, if he walks towards the other end, then find the displacement of the plank. Then find the displacement of the plank. ठीक, लिखा सबने? Okay, so everybody written question miss हुआ तो बोल दो. Okay, so I hope सबने लिख दिया. ठीक है. हाँ. Now look at the diagram. मैं इसका diagram समझाता हूँ इसको. देखो, ये सपोज ग्राउंड है. ठीक है. ये ग्राउंड के ऊपर हमने एक प्लैंक रखा है. देखो, ये देखो, ये ग्राउंड के ऊपर प्लैंक है. ठीक है. प्लैंक की जो लेंथ है वो 6 मीटर है. ये देखो, इसकी वन एंड पे आदमी खड़ा है ना, सब यहाँ पे आदमी खड़ा है. देखो ऐसा. ठीक है. ऐसा. ये स्टार्टिंग सिचुएशन है. अभी क्या है, अभी स्टार्टिंग में ये जो मैन है और जो प्लैंक है दोनों रेस्ट पे हैं. बोथ ऑफ देम आर एट रेस्ट. ठीक है. अब मैन जो है वो वॉक करके राइट साइड जा रहा है लाइक दिस. ठीक है. तो क्या लगता है सेंटर ऑफ सॉरी ये प्लैंक जो है वो राइट साइड जाएगा कि प्लैंक लेफ्ट साइड जाएगा? लेफ्ट. देखो, आदमी राइट साइड जाएगा तो प्लैंक लेफ्ट साइड जाता है. दिस इज द रियलिटी. करेक्ट. ठीक है. लेकिन लिसन, ध्यान से सुनो. प्लैंक लेफ्ट साइड जाएगा मतलब प्लैंक डिस्प्लेस होगा अपनी प्लेस से. तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लैंक हाउ मच मूव्ड, दैट वी वांट टू कैलकुलेट. राइट. ये टिपिकल जेई लेवल का क्वेश्चन है. नीट में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक टिपिकल क्वेश्चन है. ठीक है. मतलब बहुत फेमस है, आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन. ठीक है. अब ध्यान से देखो. तो मैन राइट साइड जाएगा, प्लैंक लेफ्ट साइड जाएगा, मुझे मालूम है. ठीक है. लेकिन अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो. इमेजिन दैट ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है. जहां पे मैन खड़ा है ना, जहां पे मैन खड़ा है, दैट पॉइंट इज ओरिजिन. ओके. तो मैन राइट साइड जाएगा, प्लैंक लेफ्ट साइड जाएगा, मुझे मालूम है. लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ पे अज्यूम करूंगा, यहाँ पे मैं एक अजम्पशन लेता हूँ कि सपोज मैन और प्लैंक दोनों राइट साइड जा रहे हैं. बोथ ऑफ देम आर गोइंग राइट साइड. आप बोलेंगे सर ये तो रॉन्ग है ना. रॉन्ग है मानता हूँ, खाली डायरेक्शन रॉन्ग है ना. प्लैंक राइट साइड मैंने ले लिया लेकिन एक्चुअली में वो लेफ्ट साइड जाएगा. इज इट? प्लैंक का डायरेक्शन रॉन्ग ले लिया मैंने ना. फिजिक्स में चलता है, अगर आपने डायरेक्शन रॉन्ग ले लिया ना खाली, तो आंसर नेगेटिव में आता है. डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आएगा. नेगेटिव साइन विल इंडिकेट कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उल्टा है. ठीक है. सिर्फ माइनस में आंसर आएगा, दैट्स द मीनिंग. ठीक है. इमेजिन देखो, प्लैंक जो है वो भी राइट साइड शिफ्ट हो गया और मैन जो है, मैन दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा ना प्लैंक के. मैन इधर पहुंच जाएगा. देखो, थिंक ये फाइनल सिचुएशन है. ये देखो ऐसा, इधर से इधर पहुंच गए, इधर से. दोनों राइट साइड शिफ्ट हुए हैं. ठीक है. अब देखो, दोनों ने ओरिजिन से ही स्टार्ट किया ना. प्लैंक और मैन दोनों ओरिजिन पे थे. ये देखो ओरिजिन है. ठीक है. सपोज जो प्लैंक है ना, प्लैंक शिफ्टेड दिस मच, इतना शिफ्ट हुआ है प्लैंक ओरिजिन से. प्लैंक शिफ्टेड बाय एक्स, ये 6 मीटर है. ठीक है. तो एनीबॉडी, मैन कितना शिफ्ट हुआ है पता है ओरिजिन से? 6 + x. x + 6. Yeah, man shifted by x + 6 and Planck shifted by x. ठीक है. कुछ स्टूडेंट को प्लैंक का शिफ्टिंग समझता ही नहीं है. देखो, प्लैंक का जो लेफ्ट साइड है, प्लैंक का जो लेफ्ट साइड है वो ओरिजिन पे था. तो अभी भी आप लेफ्ट साइड को देखो, प्लैंक का जो लेफ्ट साइड है वो x मीटर अवे है. दैट मींस प्लैंक शिफ्टेड बाय x मीटर. ठीक है. एक बात बताओ, इसमें सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा? इस पूरे प्रोसेस में सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फिक्स होगा. विल नॉट शिफ्ट. हाँ, तो मैं लिखूंगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, वो तो रेस्ट पे रहेगा ना. मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था पहले क्यों वो रेस्ट पे रहता है. ठीक है. सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा इस सिस्टम पे. ठीक है. सेंटर ऑफ मास रिमेन एट रेस्ट. ठीक है. तो मैं देखो ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ एक. देखो, आपको याद हो ये फॉर्मूला, m1 + m2 dxcm ऐसा होता है एक्चुअली. m1 dx1 + em2 dx2. याद है ये फॉर्मूला?
आई होप मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, आपको याद है ये फॉर्मूला। इसमें dxcm देखो, सी द लेफ्ट हैंड साइड, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आप यहाँ पे बोल रहे हो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास विल नॉट डिस्प्लेस ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बिकम जीरो। m1 dx1, इसमें जो m1 है ना, थिंक वो मेन है, m1 इज अ मेन, और m2 दूसरा पार्टिकल है सिस्टम का, m2 इज अ प्लैंक। m1 इज अ मेन, m2 इज अ प्लैंक। तो इसको अभी देखो लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, आपको एक फॉर्मूला बनेगी, m1 dx1 इज इक्वल माइनस ऑफ m2 dx2। दिख रहा है क्या? अगर अभी लास्ट फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर सकते हो तो लास्ट वाले फॉर्मूला याद कर लो तो भी चलेगा। m1 dx1 इक्वल टू माइनस m2 dx2। माइनस साइन दिख रहा है? माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो dx1 है और जो dx2 है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। dx2 के ऑपोजिट डायरेक्शन में dx1 होगा, मतलब मैन का जो डिस्प्लेसमेंट है और जो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन। ठीक है, इसमें m1 क्या करेंगे, m1 विल बी मास ऑफ मेन, दैट इज 40 kg आई थिंक, राइट? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m1 is 40, dx1 is a displacement of the men। anybody, men का displacement कितना है? 6 6 plus plus +6। माइनस साइन में एज इट इज रखूंगा। m2 is the mass of the plank which is 50 kg, and dx2 is the displacement of the plank x। देखो, अब आपको एक डाउट तो अभी भी आ रहा होगा कि दोनों साइड, दोनों प्लैंक और मैन को मैंने सेम साइड क्यों लिया है। अभी मैं इसका रीजन बता रहा हूँ। देखो क्या होता है बेटा, जब दोनों सेम साइड ट्रैवल करेंगे ना, प्लैंक और मैन, तो आपको देखो मैन का डिस्प्लेसमेंट बहुत इजीली आपको समझ में आ गया कि जो मैन का डिस्प्लेसमेंट है वो 6 + x है। अगर मैं ऐसे ले लूं कि मैन राइट साइड गया, प्लैंक लेफ्ट साइड गया, तो बहुत मुश्किल होती है, आप डिस्प्लेसमेंट समझ ही नहीं पाओगे मैन कितना शिफ्ट हुआ है, कंफ्यूजन होता है। मतलब स्टूडेंट अटक जाते हैं कि 6 - x लें कि x - 6 लें। वो अवॉइड करने के लिए मैंने सिंपल रास्ता चुना है, दोनों को एक ही तरफ शिफ्ट करो, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट देखने में बहुत इजी पता चल जाता है। ठीक है, यही तरीका आप भी अडॉप्ट करो, आपका आराम से आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो 0 0 कैंसल्स, -5x इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, इट इज 24 + 4x, राइट? सो ये इधर जाएगा, आई थिंक -9x हो जाएगा इक्वल 24, तो x विल बी -24/9, इजंट इट? हाँ, तो वो सॉल्व कर सकते हैं। -24/9 मतलब -8/3 होगा। ठीक है, ठीक है, -8/3 मतलब -2.66 होगा। ठीक है, ठीक है, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन देखो x माइनस में आया, x ध्यान से देखो क्या है, x इज द शिफ्ट ऑफ द प्लैंक, जिसको हमने x लिया वो माइनस में आया, मतलब x नेगेटिव में का मतलब है कि x ऑपोजिट साइड में है, जो आपने x लिया है इसके ऑपोजिट साइड में होगा वो। ठीक है, तो negative sign indicate that the direction of the x that you have taken, it is wrong, x is on the opposite side। ठीक है, समझा ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ, तो नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, जब भी टेस्ट वगैरह देने जाओ देख के जाना इसको। यहाँ पे देखो मैं सारी वैरायटी तो कवर भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये तो क्लासरूम है नहीं, तो वी आर अटेंडिंग हियर, इट विल बी डिफिकल्ट। आई एडवाइस यू कि जो आपको नोट्स मटेरियल जो भी प्रोवाइडेड है, आज के आज ही के आज रात को या शाम के टाइम पे 1 घंटा 1.5 घंटा निकालो और सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, जो टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो रहा है आप उसके न्यूमेरिकल्स फिनिश करने की कोशिश करो जितना हो सके, एटलीस्ट 30-35 क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, ठीक है, अगले लेक्चर से पहले तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आप खत्म हो जाएगा सब। ऐसा आप 3 महीने फॉलो करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जेई का काफी कुछ पोर्शन खत्म हो जाएगा आपका फिजिक्स का। ठीक है, ऐसा मत करो सर ने करा दिया आप मतलब जनवरी में जाके सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो कुछ याद नहीं आएगा फिर से। ठीक है, क्लियर, कंप्लीटेड? ठीक, so this was the one question। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास। एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आई एम स्टार्टिंग नाउ। स्टूडेंट ये डायग्राम ड्रॉ कर लो जो बनाया हूं मैं।
ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है, सी पिछला वाला क्वेश्चन सबका कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन किसी का बाकी है तो बोलो, मैं दिखा देता हूँ नोटबुक में। फिर लास्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड ना? Yes, हाँ sir. सर। यहाँ पे एक सिंपल पुली है, पुली के दोनों साइड से स्ट्रिंग पास हो रहा है और M1 M2 मास से सर कनेक्टेड। किसी को मालूम है ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है अभी बोर्ड स्क्रीन पे, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसका एक नेम है इस पूरे डायग्राम का। फ्री बॉडी डायग्राम। नहीं 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 बेटा, मतलब आपने फ्री बॉडी डायग्राम कभी समझा ही नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम पता है? हाँ, आकांक्षा जोजी ने करेक्ट आंसर दिया है। आकांक्षा जोजी, यू आर करेक्ट। इट्स नेम इज एटवुड मशीन। एटवुड मशीन बोलते हैं इसको। आकांक्षा कैसे मालूम पड़ा ये? सर आपने लॉस ऑफ मोशन में बताया था। अच्छा, मैंने बताया था, मुझे एंट्रेंस में। ठीक है पता होगा। हाँ ठीक, सर। हाँ, इसको एटवुड मशीन कहते हैं, एटवुड मशीन। अब जैसे आकांक्षा बता रही है, मैंने ही इसको बताया था, लेकिन हाँ ये बात है कि ये कुछ 8-10 महीने पहले बताया होगा, मे बी 6-8 महीने पहले। तो आपके लिए तो वो वंस अपॉन अ टाइम हो जाता है ना, फिर वो तो ये चीजें याद ही नहीं रहती है ना? हाँ, ये होता है अगर लेक्चर में आप पूरा अटेंशन के साथ बैठे हो तो ये 1 साल बाद भी याद रहता है चीजें। ठीक है, ठीक है, लेकिन लेक्चर में खाली बैठने के लिए बैठे हैं तो फिर ये सब भूल जाता है। वो तो ठीक है, करेक्ट है, दैट ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सी M1 M2 आर द टू मास, इस चीज को एटवुड मशीन कहते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो अभी, इसमें लिखो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड the acceleration of center of mass when the blocks are released. Find the acceleration of center of mass when the blocks are released. ठीक है, और जिनको ये एटवुड मशीन नहीं मालूम है भले साइड में मेंशन कर दो, इस डायग्राम को एटवुड मशीन बोल सकते हैं, एटवुड मशीन। ठीक है, हाँ, अब क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। नाउ लुक हियर केयरफुली। देखो, इमेजिन करो कि ये जो M1 M2 है ना, दोनों अनइक्वल मासेस हैं। ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम आर अनइक्वल। सपोज M2 ग्रेटर देन M1 है, कोई एक ग्रेटर होगा, तो व्हेन यू लीव देम यू नो दैट M2 विल गो डाउनवर्ड्स, सो M1 हैज टू गो अपवर्ड्स। M2 नीचे जाएगा, M1 ऊपर जाएगा। ये दोनों की जो एक्सेलरेशन होती है, द एक्सेलरेशन विद व्हिच दे आर गोइंग अप एंड डाउन, इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम होती है। इफ M2 is going down with acceleration A, M1 will go up with the same acceleration A. ये जो acceleration है ना, सेंटर ऑफ मास की नहीं, M1 M2 की acceleration बता रहा हूँ। इस acceleration की भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो मैंने बनाई थी, और एक स्टूडेंट को, जेई प्रिपेयरिंग स्टूडेंट को या नीट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट को वो याद ही होना चाहिए। Acceleration of these blocks, if I talk, here I'm writing, ठीक है, acceleration की फॉर्मूला है, किसी को याद है क्या? एक याद रखो, लिसन, दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम है, दैट इज ए। कितना है वो एक्सेलरेशन? किसी को याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, इट्स M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M2 प्लस M1 इनटू G। ठीक है, ब्रैकेट में जो क्वांटिटीज हैं उनका यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट इज अ यूनिटलेस, तो जो G का यूनिट है वही A का यूनिट होता है, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सिंसियर जेई स्टूडेंट या जो सिंसियर नीट स्टूडेंट होता है, सिंसियर ना, वो मैंने पहले बोला सिंसियर, वो नहीं है तो फिर छोड़ दो। सिंसियर स्टूडेंट को ये फॉर्मूला हमेशा याद होनी चाहिए। डेफिनेटली मैंने अगर इसका नाम बताया एटवुड मशीन तो ये फॉर्मूला भी बताई होगी। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो एक चीज और बता देता हूँ जो यहाँ पर यूजफुल नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। आपको मालूम है स्ट्रिंग में टेंशन भी होगा ना, स्ट्रिंग विल आल्सो हैव अ टेंशन। टेंशन की फॉर्मूला है, टेंशन इन द स्ट्रिंग की फॉर्मूला है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2
into g। ठीक है। अब एज एन एक्सरसाइज, जो सिंसियर स्टूडेंट है, अगेन सिंसियर फॉर जेईई नीट, सिंसियर है, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये दोनों फॉर्मूला वापस आप डिराइव करने की कोशिश करो यूजिंग लॉज ऑफ मोशन। डिराइव करने की कोशिश करना, डिराइव करोगे ना तो एक बार और आपको ध्यान में जाएगा ये कैसे फॉर्मूला बनी थी, और फिर याद भी रहेगा ये। ठीक है, so you will be able to remember it for a long time if you can derive also this formula easily। ठीक है, और डिराइव करने से आपका लॉज ऑफ मोशन भी रिवाइज हो जाएगा फिर से। ठीक है, ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा है डेरिवेशन, नहीं आ रहा है तो कल मुझे रिमाइंड करो, मैं करा दूंगा फिर से। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन मैंने लिखा है, इट्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, बट यहाँ पर हमको किसका एक्सेलरेशन निकालना है? सेंटर ऑफ मास। देखो यहाँ पर m1 और m2 मिलके जो है ना, m1 और m2 मिलके एक सिस्टम है, देयर इज अ सिस्टम ऑफ m1 m2। सिर्फ m1 और m2 को मास है, स्ट्रिंग को कोई मास नहीं होता है, पुली इज आल्सो मासलेस। तो m1 m2 कोई मास है, सपोज ये उनका सेंटर ऑफ मास है समवेयर, तो क्योंकि m1 m2 मूव कैसे करेंगे, ध्यान से। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास is given by m1 a1, याद है, plus m2 a2 divide by m1 plus m2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। फिलहाल क्या करता हूं मैं, ये जो डिनोमिनेटर में m1 m2 है ना, जो डिनोमिनेटर में उसको थोड़ा साइड में रख देता हूं ऐसे, लाइक 1/m1 plus m2। हाँ, साइड में। अब आ जाओ अंदर, m1 a1 पे। एनीबॉडी, m1 तो मतलब मास ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक, a1 मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक अपवर्ड है। ठीक है, तो अपवर्ड है, मैं फिलहाल इसको ए लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ अपवर्ड ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक को, प्लस m2। a2 क्या है? a2 इज एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक। क्या सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी सेम है कि दोनों का ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अलग है? सेम है, तो इसके लिए एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक को भी मैं ए लिखना चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि ये डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक डाउनवर्ड रहेगा, तो इसलिए इसको माइनस में लिखना चाहिए। यहाँ पे देखो वेक्टर्स हैं, अगर एक वेक्टर अपवर्ड है मतलब जे कैप के डायरेक्शन में, तो दूसरा वेक्टर डाउनवर्ड है मतलब माइनस जे कैप के डायरेक्शन में है, माइनस लिखेंगे। ठीक है, हियर माइनस एंड इंडिकेट दैट a1 a2 जो है उसमें से एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड को मैंने प्लस में लिया है और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को माइनस में लिया है। वेरी क्लियर? हाँ, तो इसमें देखो a कॉमन आ जाएगा, a विल बी कॉमन, ब्रैकेट में आएगा m1 माइनस m2, राइट। सो क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू a। कुछ नहीं लगता है सर, ये तो वही फॉर्मूला है ना जो आपने पीछे पेज पे बताई, वो नहीं है। उस फॉर्मूला में यहाँ पे जी था शायद, जी कहाँ दिख रहा है आपको इधर? डोंट थिंक कि ये फॉर्मूला है, ये नहीं है, इधर जी है। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक काम करो स्टूडेंट, मेरे साथ नोट करते जाओ ये चीज। ये जो ए है अभी, इसको खाली हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। एनीबॉडी, ये ए किसका एक्सेलरेशन है बोलो? ये ए कौन सा एक्सेलरेशन है? ब्लॉक्स का है क्या? दोनों ब्लॉक्स का। इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ना, m1 m2 का एक्सेलरेशन। फॉर्मूला आप डालो जो मैंने बताई, ए की फॉर्मूला ये है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। इट्स अ फॉर्मूला फॉर ए। ठीक है, अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, ए कहाँ डाल रहे हैं ये वो। इफ यू आर पेइंग अटेंशन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या अभी तक? नहीं सर, लास्ट स्टेप में कंफ्यूजन। किसमें? किसमें कंफ्यूजन है सर वो लास्ट फॉर्म में। पार्डन, क्या बोल रहे हो? जो आपने लास्ट में बताया ना, वो m1 माइनस m2, वो वाला नहीं। वाला, ये वाला, इसको ये कैसे हाँ पुट किया वो? सर। तो एक काम करो, सुनो, पहले बताओ ये क्या है, ये तुम बताओ। इट्स एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक क्या, और ये है एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड सर ब्लॉक। आपका आवाज में
स्टूडेंट मेरा आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है सर। हाँ सर आ रहे हैं। देखो, जिस स्टूडेंट को नहीं आ रहा है, आपका माइक में कुछ मतलब आपके स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम होगा या नेट में प्रॉब्लम है, चेक करो एक बार। तो A1 इज एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक और A2 इज एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक। जैसे मैंने बताया दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, तो दोनों का एक्सेलरेशन A होता है, सपोज A लिख दिया, लेकिन ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे वेक्टर पुट करना है, खाली मैग्नीट्यूड नहीं पुट करते कभी, तो क्योंकि वेक्टर है तो मैंने माइनस भी लिया, ठीक है। तो A becomes, now this A become acceleration of each block। एक्सेलरेशन तो इतनी है ना, m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g। तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बराबर है। तो इसमें देखो ऊपर आएगा m1 minus m2 the whole square divided by m1 plus m2 the whole square into g। This is the magnitude of acceleration of center of mass। This is the magnitude of the acceleration of center of mass। ठीक है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हैवियर की तरफ शिफ्ट होगा। अगर m2 हैवी है ना, m2 हैवी है, सपोज m2 नीचे जा रहा है, सेंटर ऑफ मास भी उसके साथ साथ नीचे जाएगा, ऑलवेज वो हैवियर की तरफ होता है सेंटर ऑफ मास। सो अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? आंसर इज m1 minus m2 divided by m1 plus m2 the whole square into g। That is the acceleration of center of mass। Everybody clear with this? चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। चेतन इलाग ये पेज चाहिए? हाँ सर हो गया। ठीक है, नोट कर लो जो भी है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो जो भी चाहिए। किसी को कुछ मिस हुआ है तो बोलो प्लीज, कोई बोल नहीं रहा है इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ जल्दी से। ओके फिनिश्ड। चलो थर्ड एग्जाम्पल कर लेते हैं आज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, प्लीज स्टूडेंट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ center of mass of the following body। Calculate the position of center of mass of the following body with respect to O point, with respect to point O, with respect to point O। लिखा? ठीक है, क्वेश्चन लिखा सबने? ना लुक एट द डायग्राम। देखो आपको ये टी शेप दिख रहा है, थिंक ये जो टी शेप है ना, ये एक बॉडी है। दिस इज एक्चुअली अ बॉडी व्हिच इज मेड अप ऑफ जॉइनिंग टू रॉड्स। एक हॉरिजॉन्टल रॉड है और एक वर्टिकल रॉड है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रॉड को ज्वाइन करके ये बॉडी बनी हुई है। तो जो दो रॉड्स को ज्वाइन करके कोई बॉडी बनती है ना, तो इसको हम लोग कॉम्पोजिट बॉडी बोल सकते हैं। इट्स लाइक अ कॉम्पोजिट बॉडी। अब देखो इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल रॉड है, ये दिख रहा है सब, इसका लेंथ L है, हाँ लेंथ L है, और इसका कुछ मास गिवन होगा। सपोज इस लेंथ L है, इसका मास M है रॉड का, ठीक है। अब ये जो ये वाली रॉड है, वर्टिकल रॉड है, दिख रहा है ये लेंथ नॉट, इसका लेंथ 2L है। सपोज ऐसे कुछ भी हो सकता है, 2L भी दे सकते हैं, L/2 भी दे सकते हैं, वो उनके ऊपर है। लेट्स टेक 2L। और इसका फिर मास, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, दे बोथ आर सेम मटेरियल। तो लेंथ अगर डबल है, 2L है, तो मास भी डबल होगा, इट्स मास इज 2M, ठीक है। और ये देखो ये जो बॉटम में यहाँ पर पॉइंट है, इट्स ओरिजिन O है। तो ये जो टी शेप की बॉडी दिख रही है ना, टी शेप का, इसका सेंटर ऑफ मास हमको ढूंढना है कि कहाँ पे है। मतलब हाउ मच इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम O पॉइंट। O से कितना ऊपर है, कितना आगे है, वो सब निकालना है। तो ड्रॉ दिस डायग्राम एंड देन वी विल कंटिन्यू। ड्रॉ दिस।
ओके कंप्लीटेड। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कॉम्पोजिट बॉडी है। कॉम्पोजिट बॉडी में कैसे डील करते हैं बताता हूँ। जो फर्स्ट रॉड है ना, लुक एट द फर्स्ट रॉड, दैट इज हॉरिजॉन्टल रॉड। ये रॉड रेक्टेंगुलर है, इट्स ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर। इसका सेंटर ऑफ मास समवेयर इधर होगा, C1। लुक एट द C1। C1 is the center of mass of the first rod. इधर ही होगा ना समवेयर। ठीक है, सो C1 is the center of mass of the first rod. अब C1 का इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये जो रॉड का मास है, the mass of the rod is m. We can assume that entire m is concentrated on C1. पूरा जो m है ना वो C1 पे लोकेटेड है। ठीक है, मतलब पूरा जो रॉड का मास है वो C1 पे लोकेटेड है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी सेकेंड रॉड आ जाओ। सेकेंड रॉड की जो लेंथ है वो 2L है। तो ऑब्वियसली अब मैं सेंटर ऑफ मास सेकेंड रॉड का निकालता हूँ। Here somewhere there will be center of mass of second rod. C2 is a center of mass of second rod. वो anybody ये C2 नीचे से कितने डिस्टेंस पर होगा? L. L. टोटल लेंथ 2L है ना, तो सेंटर ऑफ मास L पे होगा, बराबर। देख लो, ठीक है। अब C2 का क्या इंपॉर्टेंस है? C2 वो पॉइंट है जहां पे ये पूरा मास 2m मास है ना, पूरा मास 2m यहाँ पे लोकेटेड है, ऐसे मान सकते हैं। एंटायर 2m इज लोकेटेड ओवर हियर। ठीक है, और C1 पे कितना मास लोकेटेड है? C1 पे पूरा m मास लोकेटेड है, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है, आपको ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करना है ना। यू वांट टू फाइंड सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो O को ओरिजिन ले लो और ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे y एक्सिस बना लेंगे। लेट्स से दिस इज y एक्सिस। देखो ये y एक्सिस, देखो ये y एक्सिस भी है एंड इट इज आल्सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द बॉडी ना, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। सेंटर ऑफ मास आपको मालूम है y एक्सिस पे ही लाई करेगा, समवेयर यहाँ पे लाई करेगा, समवेयर इधर। ठीक है, ठीक है। सो ये देखो ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये क्या है? दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओरिजिन से कितना दूर है? इतना दूर है ना ये। दिस बिकम y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। रिमेंबर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला है m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये मालूम है आपको? ठीक है, m1 विल बी मास ऑफ द फर्स्ट रॉड, m2 विल बी मास ऑफ सेकंड रॉड। दो रॉड्स है ना यहाँ पे, ऐसा करेंगे तो m1 फर्स्ट रॉड कितना मास है उसका? m है। y1 इज y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट रॉड। देखो फर्स्ट रॉड जो है ना, पूरी की पूरी फर्स्ट रॉड इधर कॉन्सेंट्रेटेड है, इधर। ठीक है, इधर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हुआ फर्स्ट रॉड का? ये हुआ ना y कोऑर्डिनेट। अप्रोक्सीमेटली ये 2L ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं अज्यूम करूं कि रॉड बहुत थिन है, तो देखो फर्स्ट रॉड इज कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड हियर, उसका y कोऑर्डिनेट इतना हुआ ना फर्स्ट रॉड का, कितना? 2L। तो y कोऑर्डिनेट विल बी 2L। m2 is a mass of second rod, second rod का मास है 2m। y2 मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड रॉड, सेकंड रॉड का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेकंड रॉड पूरा का पूरा इधर फोकस्ड है ना, तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये होगा ना, कितना? L। डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब m प्लस 2m। देखो क्या आ रहा है, इट्स 2ml प्लस 2ml, दैट इज 4ml डिवाइड बाय 3m। mm कैंसल्स, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गया, कितना है? 4/3 ऑफ L। 4/3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो इट्स लाइक 1.33 L। तो मतलब ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है? 1.33 L डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये कितना हो गया? L हो गया, उसके बाद 0.33 L और 33% L और यहाँ पे समवेयर है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो वी कैन से सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड at 1.33 L distance from the origin, O से उतना डिस्टेंस पे है। ठीक है, देख लो पूरा, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। यहाँ पे इसको 2 पार्टिकल्स के जैसा अज्यूम करना है कंपोजिट बॉडी को। प्रोसीजर समझा? हाउ ठीक है,
तो एक में 2 पार्टिकल सिस्टम बन गया, एक पार्टिकल C1 पे है और दूसरा पार्टिकल C2 पे है, 2 पार्टिकल सिस्टम जैसा हो गया ये। क्लियर, नो डाउट? ठीक, हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये सेंटर ऑफ मास को दो रहते हैं ना कोऑर्डिनेट,